दोस्तों, एक परिवार के 4 लोग एक बस अड्डे पर बैठकर रो रहे थे, जिनमें 2 नौजवान लड़कियां थीं और उनके माता पिता थे। वो जिस तरीके से रो रहे थे कि देखने वालों का कलेजा फट रहा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। दोनों बेटियों की हालत देखकर वो पिता बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता है। दोस्तों, रोने का कारण ये था कि वो किसी तरीके से 30,000 रुपये इकट्ठा करके और शिमला घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी जेब कट जाती है। अब वहां से शिमला जाना तो दूर, उनके घर आने तक के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। उस परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया 12वीं में अपना क्लास टॉप करती है, खुशी खुशी अपने घर पर आती है, अपने पिताजी को बताती है, कहती है कि पिताजी, अब तो आपको शिमला हमको घुमाने लेके जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने वादा किया था। उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा ठीक है, 10 दिन का वक्त दो, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर हम लोग चलेंगे। तो प्रिया कहती है कि नहीं पापा, आपकी बार कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आपको हमको लेकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि दीदी की शादी हो जाने दो, फिर आप हमको लेके चलेंगे। अब दोस्तों, उसके पिताजी दुकान पर चले जाते हैं, उनकी एक पान की दुकान थी। तभी जो है प्रिया अपना गुल्लक फोड़ देती है, जिसमें से वो 2,500-3 हज़ार रुपये निकालती है और उसके बाद अपनी माँ को देते हुए कहती है कि माँ ये लो, इतने पैसे मेरे पास हैं, कुछ दीदी ने भी रखा होगा, कुछ आपने भी रखा होगा, सब लोग पैसे इकट्ठे करो, शाम को पापा को दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग शिमला जाएंगे घूमने। अब दोस्तों, शाम को जब उसके पिताजी आते हैं, उनका नाम निरंजन होता है, उनके हाथ पर 6,000 रुपया रखते हुए कहती है कि बाकी का इंतजाम पापा आप करो, अब हम लोग शिमला जाएंगे तो जाएंगे। अब दोस्तों, वो भी बेटी की बात कब तक टालते, गरीबी की वजह से कभी ज़िंदगी में लेकर जा नहीं पाए थे, तो वो जहाँ से अपने पान का सामान लाते थे 20,000 रुपये उस दुकान से उधार लेते हैं, कुछ रुपए अपने पास रखे थे, कुल मिला के 30,000 रुपये का इंतजाम करते हैं और फिर 3-4 दिनों बाद वो शिमला के लिए रवाना होते हैं। लेकिन लखनऊ से ट्रेन पकड़कर उनको जाना था अंबाला, अंबाला से बस पकड़कर उनको शिमला जाना था। तो शाम को लखनऊ से ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह अंबाला पहुंचते हैं, उसके बाद सोचते हैं चाय नाश्ता करके शिमला के लिए बस पकड़ी जाए। तो एक दुकान पर नाश्ता करने के बाद प्रिया की माँ जब अपने पर्स में हाथ डालती हैं तो दोस्तों दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं, क्योंकि उनका पर्स नीचे से कट चुका था, उनके पैसे गायब हो चुके थे। अब ये कहाँ पे कटा, कैसे हुआ, उन्हें कोई खबर नहीं। लेकिन दोस्तों, उनकी हालत खराब हो जाती है। उनको रोता हुआ देख जो प्रिया थी, जिसने 12वीं पास की थी, वो रोने लगती है। उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम अन्नू होता है, जिसने BA कर रखा था, दोस्तों वो भी रोने लगती है। अब दोनों बेटियां और माँ रोने लगती हैं, पिता परेशान हो जाते हैं। फिलहाल वो उनको समझाते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग अगले साल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब वो चारों ही इस बात को जानते थे कि वो जिंदगी में कभी शिमला जा नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, उसके बाद जो भी वहाँ पर आता था, जो भी पैसेंजर होते थे, उनको रोता हुआ देख पूछते थे क्या हुआ। जब बात पता चलती थी तो बस यही कहते थे कि पैसे संभाल कर रखने चाहिए, ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, वो लोग कितना देर तक रोते, उसके बाद अब वो सोचने लगते हैं कि हम तो शिमला जा नहीं पाएंगे, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि सारे पैसे तो पर्स में थे, बाकी 200-300 रुपए सिर्फ निरंजन के जेब में बचे हुए थे। अब दोस्तों, वो लोग कोने में बैठे थे, तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम रोहित होता है। वो भी अपनी माँ और बहन के साथ मनाली घूमने जा रहा था। जब कोने में उन लोगों को रोता हुआ देखता है कि 2 खूबसूरत लड़कियां और एक उसकी मम्मी, ये लोग रो रही हैं, पिता उनको समझा रहा है क्या बात है। उनके पास ये लोग जाते हैं तो रोहित की माँ पूछती है कि क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे हो। अब दोस्तों, जब इन लोगों की कहानी रोहित के माँ को पता चलती है तो पूछती हैं आप लोग लखनऊ में कहाँ के रहने वाले हो। कहते हैं हम मलिहाबाद के रहने वाले हैं। दोस्तों, रोहित और उसकी माँ भी सरोजनी नगर लखनऊ के ही रहने वाले थे। रोहित की माँ कहती है कि मैं तो पैसे लाई नहीं हूँ, वरना मैं आप लोगों को पैसे दे देती। तो रोहित कहता है कि मम्मी, अगर पैसों की बात है तो पैसे तो हैं मेरे पास,
लाओ मैं इनको पैसे दे देता हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा ठीक है, आप पैसे दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। वो अन्नू और प्रिया का चेहरा देखता है एकदम से उदास, निराश, आंसुओं से भरी हुई। तो वो कहता है कि आप लोग परेशान मत हो, मैं आप लोगों को पैसे दे देता हूँ, आप लोग टेंशन मत करिए। दोस्तों वो जाता है एटीएम से 30,000 रुपये निकाल कर लाता है और निरंजन को देते हुए कहता है कि ये लीजिए अंकल जी, आप लोग अब चलिए। अब दोस्तों जब वो 30,000 रुपये देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कहते बेटा हमको 30,000 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2-3 हज़ार चाहिए ताकि हम अपने घर यहाँ से जा सकें। तो रोहित कहता है कि अच्छा आप लोग घूम कर आ रहे थे क्या, तभी आप लोगों का जेब कटा है? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग घूमने जा रहे थे। अब प्रिया की माँ कहती है कि बेटा अब यहाँ से हम अपने घर ही चले जाएं, वही बहुत है। अब भगवान मेरे बेटियों का सपना तोड़ दिया, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। रोहित बोलता है क्यों नहीं पूरा होगा, ये मैंने इसीलिए तो पैसे निकाल कर लाए हैं कि आप लोग घूमने जा रहे हैं। अब दोस्तों प्रिया की माँ कहती है बेटा जो हम पैसे लेकर आए थे, जो हमारे पैसे चोरी हुए हैं, वो भी हम कर्जा ही निकाल कर लाए थे, आप भी दे रहे हो पैसे, हम आपके पैसे कहाँ से लौटाएंगे, हमारी इतनी पहुँच नहीं है, अभी आप हमारी स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं, ये पान की दुकान चलाते हैं, हम लोगों का खर्चा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, हम आपके पैसे कैसे दे पाएंगे। तो रोहित कहता है कि हम आपसे पैसे मांग ही कहाँ रहे हैं, मेरे पैसों की टेंशन मत लीजिए, आप लोग जब होगा तब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फिलहाल आप लोग प्लीज़ चलिए घूम आइए, आप लोग हमारे लखनऊ के ही हैं तो आप लोगों का भी तो चलना बनता ही है। अब दोस्तों जो निरंजन की पत्नी होती हैं वो रोहित को लाख लाख आशीर्वाद देती हैं, रोहित के माँ के पास जाती हैं, उनका पैर छूने की कोशिश करती हैं। तो रोहित की माँ उन्हें पकड़ लेती है, कहती है बहन जी आप क्या कर रही हो ये, कहती हैं कि आप लोगों की वजह से मेरे बेटियों का सपना पूरा हो जाएगा। तो वो कहती हैं कि घूमना फिरना तो बच्चों का ही है, वरना हमारा बुढ़ापे में क्या। अब देखो ये मेरी बेटी है, इसकी शादी होने वाली है। और रोहित इससे बोला कि चल मैं तुझको कुल्लू मनाली घुमा लाता हूँ, पता नहीं शादी के बाद तेरा पति तुझे कहीं घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब दोस्तों उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर रोहित की माँ कहती है कि हाँ ऐसे ही मुस्कुराया करो, आप लोग रो रहे थे तो मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे बहुत दुख होता है किसी को रोता हुआ देखकर। अब रोहित उनसे पूछता है कि आप लोग कैसे जाओगे। तो निरंजन कहते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर ये लोग रोग आ रहे थे तभी 2 बसें आई शिमला की और फिर चली गई, अभी कोई फिर बस आने ही वाली होगी तो हम लोग उसमें बैठकर चले जाएंगे। तो रोहित कहता है शिमला क्यों जा रहे हो, शिमला में क्या रखा है, मई जून का महीना है और वहाँ पर तो कोई बर्फ़बारी वगैरह भी नहीं होगी, आप लोगों को बर्फ़ वगैरह देखना है तो मनाली चलिए, वहाँ का मौसम देखने लायक होता है। अब दोस्तों प्रिया कहती है कि चलो ना पापा मनाली चलते हैं। तो निरंजन कहते हैं कि बेटा देख ही रहे हो कि पैसे कैसे कैसे क्या हुआ है, कुछ समझा करो। तो रोहित कहता है कि आप फिर पैसों की टेंशन ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना आप मनाली चलिए, मैं गया हूँ वहाँ पर, यहाँ भी आया हूँ शिमला भी, तो सच बताऊँ तो जब तक मनाली ना जाओ तब तक घूमने का कोई मज़ा नहीं है, तो आप लोग हमारे ही साथ चलिए। अब हम लोग 7 लोग हैं तो बस से नहीं जाते हैं, एक बड़ी सी गाड़ी कर लेते हैं, उससे चलते हैं। अब दोस्तों एक इनोवा गाड़ी करते हैं वहाँ से 10-12 हज़ार रुपये में और उसके बाद ये सारे लोग उसमें बैठकर वहाँ से मनाली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर इनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। पीछे जो है 3 लड़कियाँ बैठ जाती हैं, बीच में निरंजन उनकी पत्नी और रोहित की मम्मी बैठ जाती हैं, सामने ड्राइविंग सीट के बगल में रोहित बैठ जाता है। ये लोग गाते बजाते मौज मस्ती करते हुए मनाली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों जाना था शिमला और जा रहे थे मनाली, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अब दोस्तों वो लोग 3-4 बजे तक मनाली पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद रोहित एक बहुत ही अच्छा होटल लेता है। जब वो एक अच्छा होटल ले रहा था, निरंजन उसको रोक रहे थे, वो कह रहे थे कि बेटा हम कहीं भी रह लेंगे। तो रोहित बोलता है नहीं आप लोग हमारे साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं तो हम एक साथ ही रहेंगे, मैं कह रहा हूँ आप पैसों की टेंशन मत लो। दोस्तों एक अच्छे से होटल में 3 कमरा बुक करता है। एक कमरा उन 3 लड़कियों के लिए, यानी कि उसकी बहन जो पिंकी थी वो और अन्नू और प्रिया के लिए, एक कमरा जो है निरंजन और उनकी पत्नी के लिए, एक कमरा अपने लिए और अपनी माँ के लिए। दोस्तों कमरा लेने के बाद वो लोग थके थे बहुत, सो जाते हैं। 2 घंटे बाद जब
6-7 बज जाता है उठते हैं और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद वो लोग होटल से नीचे उतरते हैं। दोस्तों ठंडी ठंडी हवाएं, चारों तरफ पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। वो लोग 2-3 घंटा घूमते हैं, उसके बाद डिनर का टाइम होता है। वो लोग होटल में आते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अगला दिन होता है, फिर ये सारे लोग उठते हैं और उसके बाद वहाँ से रोहतांग दर्रा के लिए निकलते हैं, जहाँ पर दोस्तों साल के 12 महीने बर्फ़ जमा रहता है और मई जून जुलाई में लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, वरना सर्दियों के दिन में तो वहाँ का रास्ता ही बंद रहता है। तो ये लोग वहाँ से फिर एक SUV बुक करते हैं और उसके बाद वो लोग रोहतांग जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, चारों तरफ बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ, उनके चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, उनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। सारे लोग एक दूसरे पर बर्फ़ फेंकने लगते हैं, गोले बना बना कर एक दूसरे को मारने लगते हैं। दोस्तों ऐसे लग नहीं रहा था कि वहाँ पर 2 परिवार हैं, वो सारे लोग एक ही परिवार के लग रहे थे। बहुत ही मस्ती करते हैं और उसके बाद फिर शाम को वो रोहतांग से मनाली के लिए लौट आते हैं। दोस्तों जो रोहित की माँ होती है, उनको पकड़कर जो प्रिया थी, अन्नू थी, वो अपने कमरे में ले आती हैं। चूँकि वो ट्रैवल से उनका पैर सूज गया था, उनको दर्द हो रहा था उनके हाथ में, पैर में, शरीर में, तो उनका वो लोग बहुत सेवा करती हैं, मालिश करती हैं, बहुत ही देखभाल करती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इन्हीं आंटी की ही वजह से हम लोगों का ये सपना साकार हुआ है। हम लोग कहाँ शिमला तक ही घूमने आ रहे थे और कहाँ हम लोग मनाली पहुँच गए, हम लोग रोहतांग पहुँच गए। दोस्तों सुबह उठने के बाद भी वो उनको नहलाई धुलाई, उनके कपड़े वगैरह धुली और दोस्तों फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर जो लोकल में था, सेब के बगीचे देखने चले गए, झरने देखने चले गए, वहाँ के जो प्रसिद्ध टेम्पल थे वहाँ पर चले गए, गर्म पानी की झीलें थी वहाँ पर चले गए, दिन भर घूमे और खूब मौज मस्ती किए। लेकिन दोस्तों सारे लोग खुश थे, सिर्फ एक ही आदमी उनमें थोड़े से टेंशन में थे और वो थे निरंजन। क्योंकि निरंजन यही सोच रहे थे कि इतना पैसा ये खर्च कर रहे हैं, हमको तो देना ही पड़ेगा। जब भी वो जेब से पैसे निकाल के कहीं पर देते थे, तुरंत रोहित उन्हें मना कर देता था, कहता था अंकल आप इसको रखो, अपने पास इसको रहने दीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं खर्च कर रहा हूँ, बाद में हिसाब हो जाएगा। अगले दिन रात को एक बहुत ही अच्छे होटल में गए डिनर करने के लिए। तो अन्नू जो है वो रोहित से कहने लगी कि आप इतना क्यों कर रहे हो और हम लोगों को टेंशन हो रही है, इतने पैसे आप खर्च कर रहे हो, आखिर हम कहाँ से दे पाएंगे। अन्नू कहती है ये आप इतना किस लिए कर रहे हो। रोहित कहता है तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे अन्नू सुनती है वो चौंक जाती है, कहती है क्या कह रहे हो आप। कहता है कि बस यही कह रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ आप सबके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अब दोस्तों वो शर्मा जाती है, लेकिन उसके बाद फिर कहती है कि ज़्यादा खर्चा मत करो, हम लोग दे नहीं पाएंगे। वो कहता है मांग ही कौन रहा है। अब दोस्तों वहाँ पर वो 2-3 दिन रहे और उसके बाद फिर वो आते हैं अम्बाला। अम्बाला से ट्रेन पकड़कर फिर वो लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस सफ़र को एंजॉय किया। और उसके बाद जब वो लखनऊ आते हैं तो जो निरंजन थे वो अपने जेब से पैसे निकालते हैं, काउंट करते हैं। दोस्तों 30,000 रुपयों में से अभी भी उनके पास 27,000 रुपये पड़े थे। वो कहते हैं बेटा तुमने तो कहीं मुझे खर्च ही नहीं करने दिया, ये लो 27,000 रुपये बचे हैं, 2-3 हज़ार रुपया का इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत सामान ले लिया, बाकी आपने तो कहीं खर्च ही नहीं करने दिया, तो इतना पैसा आप रख लो, बाकी जो खर्चा आया है मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगा। तो रोहित कहता है क्या बात कर रहे हैं अंकल, आप ये पैसे लीजिए, आपने किसी से 20,000 रुपये लिए हैं, आप पहले उनको ले जाकर दे दीजिए। अब दोस्तों जब ये बात वो सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं बेटा इतना कोई नहीं करता किसी के साथ जितना आपने हम लोगों के साथ किया है, तो आप जो है ये पैसे रख लीजिए, मैं उनको दे दूँगा। कहते हैं नहीं अंकल आप पहले उनका पैसा दे दीजिए। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं उनको 20,000 दे दूंगा, ये 7,000 रुपये तो आप रख लो, इतना तो अभी फ़िलहाल रख लो। तो कहता है जो प्रिया ने गुल्लक फोड़ा है, जो अन्नू ने गुल्लक फोड़ा है, ये लोग अपना गुल्लक ले लेंगी और अपने अपने पैसे उसमें डाल लेंगी। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो प्रिया थी, अन्नू थी, उनकी जो माँ थी और जो निरंजन थे,
इनके आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसके बाद बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था। तभी रोहित की माँ उन्हें समझाती हैं और कहती हैं क्यों परेशान हो रहे हो, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो प्रिया की माँ कहती हैं कि बहन जी इतना तो कोई किसी के साथ नहीं करता। तो रोहित की माँ कहती हैं बहुत पड़े हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है और आप लोग टेंशन मत लो, हमने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले की मर्जी थी, क्या पता कभी आप लोग भी हमारे काम आए। अब दोस्तों जब वो लोग मनाली पहुँचे थे और रोहित की माँ की हालत ख़राब थी, तब उनकी जो सेवा प्रिया ने और अन्नू ने करी थी, जो उनकी देखभाल करी थी, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद पिंकी जो थी वो उनको नहीं संभाल पाती। तो इन लोगों के रहने से उनकी भी सुविधा बढ़ गई थी और जिस तरीके से वो अपनापन दिखा रही थी उससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं और मन ही मन वो अन्नू को पसंद करने लगती हैं। इसीलिए उन्होंने अगले दिन बोला था कि बेटा इनसे एक भी रुपये मत लेना, मैं तुम्हारे लिए अन्नू को देख रही हूँ, तो क्या तुम्हें अन्नू पसंद है, तुम चाहो तो यहीं पर बातचीत भी कर सकते हो। तो रोहित बोला कि मम्मी ये जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखी है, तुम जैसा भी पसंद करोगी, गलत थोड़ी ना पसंद करोगी। अब दोस्तों उसके बाद से वो समझ जाती हैं कि लगता है रोहित को भी अन्नू पसंद है। अब दोस्तों उसके बाद तो रोहित के भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। 3 दिन में वो 1.5 लाख रुपए खर्च कर देता है और बहुत ही शानदार तरीके से घूम कर ये लोग अपने घर आ जाते हैं। अब दोस्तों ये सब एक दूसरे का एड्रेस ले लेते हैं। 15 दिन ही बीते होंगे तभी रोहित की माँ एक दिन प्रिया के घर पर पहुंच जाती हैं और वहां पर निरंजन अपनी दुकान पर थे। उनको कॉल किया जाता है, तुरंत वो आते हैं और उसके बाद जब रोहित की माँ को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। तो रोहित की माँ कहती हैं कि भाई साहब मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। अब दोस्तों पहले तो संकोच में आ जाते हैं कि कहीं पैसा ना मांगने आई हूँ। तो कहते हैं बहन जी बताइए। वो कहती हैं जो आपकी बेटी है, बड़ी बेटी जो अन्नू है, इसको मैंने अपने बेटे के लिए पसंद किया हुआ है, तो अगर आप लोग हाँ कर दो तो मैं अन्नू को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद निरंजन और उनकी पत्नी की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। तुरंत जो है हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं बहन जी मैं आप लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। तो कहती हैं कि एहसान की क्या बात है, मेरा लड़का है, आपकी लड़की है, मुझे लड़की बहुत पसंद है, रोहित को भी पसंद है, आप अन्नू से पूछ लो कि मेरा बेटा इसको पसंद है कि नहीं पसंद है। तो प्रिया कहती है पूछने वाली क्या बात है, दीदी को पसंद है, मुझे पता है। अब रोहित की माँ कहती है कि आप लोग मेरा घर चलकर देख लीजिए। तो निरंजन कहते हैं कि जिस घर में आप जैसे लोग रहते हों उस घर को देखने की ज़रूरत क्या है, उस मंदिर को देखने की ज़रूरत क्या है। मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन वही है कि मेरे पास कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एक पान की दुकान चलाता हूँ। कहती हैं कोई बात नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। अब दोस्तों जो रोहित था उसकी एक दुकान होती है लैपटॉप की, कंप्यूटर की, टीवी की, इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक शोरूम होता है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों इस तरीके से ये रिश्ता जुड़ता है और उसकी माँ कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी करने से पहले ही चाहती हूँ मेरे घर में अन्नू बहू के रूप में आ जाए। दोस्तों मई 2023 में उनकी मुलाकात हुई थी। नवंबर 2023 में बहुत ही धूमधाम तरीके से रोहित और अन्नू की शादी होती है और उसके बाद इसी साल फरवरी में रोहित की बहन पिंकी की भी शादी हो जाती है। बहुत ही खुशहाल हैं ये लोग। दोस्तों मुसीबत में पड़े हुए लोग एक अच्छे रिश्तेदार बन गए। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।